नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक क्रांति, कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान, इतिहास, अध्याय 6 यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय। 6.3 वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति उस समयावधि को इंगित करती है जब भौतिक, खगोलशास्त्र, जीव विज्ञान, मानव शरीर रचना, रसायन विज्ञान एवं अन्य विज्ञानों की प्रगति ने पुराने सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान की नींव पड़ी। वैज्ञानिक क्रांति की धारणा को मानने वालों का विचार है कि यूरोप के पुनर्जागरण का अंतिम काल से वैज्ञानिक क्रांति प्रारंभ हुई और 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक चली। इस प्रकार वैज्ञानिक क्रांति ने यूरोपीय ज्ञानोदय को प्रभावित किया। न्यूटन के दूरदर्शी की प्रतिकृति। वैज्ञानिक क्रांति के समय प्रेक्षण और आंकड़ों पर आधारित विज्ञान पर बल दिया गया। प्रेक्षणों के लिए नई तकनीकें विकसित की गई। दूरदर्शी ऐसी ही एक तकनीक थी। ये वैज्ञानिक क्रांति के समय के आविष्कार हैं। न्यूटन द्वारा दूरदर्शी का आविष्कार। किंतु सातत्य सिद्धांत में विश्वास करने वाले बहुत से लोगों का विश्वास है कि इस प्रकार की कोई क्रांति नहीं हुई, बल्कि प्राचीन और मध्यकाल से वैज्ञानिक विकास की ओर धारा चली थी, वही अपनी सहज गति से आगे बढ़ती रही। यूरोपीय ज्ञान उदय। यूरोप में 1650 के दशक से लेकर 1780 के दशक तक की अवधि को प्रबोधन युग या ज्ञानोदय युग, एज ऑफ एंगिलमेंट कहते हैं। इस अवधि में पश्चिम यूरोप के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक वर्ग ने परंपरा से हटकर तर्क, विश्लेषण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्र पर जोर दिया। ज्ञानोदय ने कैथोलिक चर्च एवं समाज में गहरी पैठ बना चुकी अन्य संस्थाओं को चुनौती दी। मध्यकालीन यूरोप, इस्लामिक देश तथा भारत में ईश्वरवाद का व्यापक प्रभाव था। ईश्वरवादी लोगों को यह शिक्षा दे रहे थे कि अंतिम सत्य तो ईश्वर ही है, जो सर्वशक्तिमान है और उसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। मनुष्य को इस लोक में सुख प्राप्ति की जगह परलोक में ईश्वर के निकट स्थान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। इस विचारधारा के चलते भौतिक दुनिया के अध्ययन को बहुत कम महत्व दिया गया और यहाँ तक माना गया कि ऐसा करना धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध है। इस कारण मध्यकाल में वैज्ञानिक अध्ययन प्रभावित हुआ। फिर भी यह वैज्ञानिक चिंतन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। मध्यकाल में विशेषकर इस्लामिक देशों में वैज्ञानिक खोज चलता रहा। वैज्ञानिक विधि। प्राकृतिक विज्ञान में कार्यरत गणितीय और प्रयोगात्मक तकनीक अधिक विशेष रूप से वैज्ञानिक अवधारणाओं के निर्माण और परीक्षण में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी हैं। विज्ञान प्रकृति का विशेष ज्ञान है। यद्यपि मनुष्य प्राचीन समय से ही प्रकृति संबंधी ज्ञान प्राप्त करता रहा है, फिर भी विज्ञान अर्वाचीन काल की देन है। इसी युग में इसका आरंभ हुआ और थोड़े समय के भीतर ही इसने बड़ी उन्नति कर ली। इस प्रकार संसार में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई और एक नई सभ्यता का, जो विज्ञान पर आधारित है, निर्माण हुआ। वैज्ञानिक विधि को 4 चरणों में बांटा गया। पहला थियरी, दूसरा प्रेडिकेशन, तीसरा एक्सपेरिमेंट्स और चौथा है ऑब्जर्वेशन। वैज्ञानिक विधि चित्र में आप देख रहे हैं, ये फ्रेंच भाषा में लिखी वैज्ञानिक विधि है। इसमें वैज्ञानिक विधि के मुख्य 4 चरण बताए गए हैं। पहला है थियरी, जिसे हिंदी में प्रयोग, सबसे नीचे प्रेक्षण एक्सपेरिमेंट्स, बाएं सिद्धांतीकरण प्रेडिकेशन और दाएं पूर्व कथन या प्रागैतिक ऑब्जर्वेशन।
ब्रह्मांड में होने वाली परिघटनाओं के परीक्षण का सम्यक तरीका भी धीरे धीरे विकसित हुआ। किसी भी चीज़ के बारे में यूं ही कुछ बोलने व तर्क वितर्क करने के बजाय बेहतर है कि उस पर कुछ प्रयोग किए जाएं और उसका सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाए। इस विधि के परिणाम इस अर्थ में सार्वत्रिक यूनिवर्सल है कि कोई भी इन प्रयोगों को पुनः दोहरा कर प्राप्त आंकड़ों की जांच कर सकता है। सत्य को असत्य व भ्रम से अलग करने के लिए अब तक आविष्कृत तरीकों में वैज्ञानिक विधि सर्वश्रेष्ठ है। संक्षेप में वैज्ञानिक विधि निम्न प्रकार से कार्य करती है। पहला, ब्रह्मांड के किसी घटक या घटना का निरीक्षण करिए। दूसरा, संभावित परिकल्पना अर्थात फिजियोथेरेपी हाइपोथेसिस सुझाएं जो प्राप्त आंकड़ों से मेल खाती हो। तीसरा है, परिकल्पना के आधार पर कुछ भविष्यवाणी प्रेडिकेशन करिए। चौथा, आप प्रयोग करके भी देखिए कि उक्त भविष्यवाणियाँ प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों से सत्य सिद्ध होती है या नहीं। यदि आंकड़े और प्राकथ्य में कुछ असहमति दिखती हैं तो परिकल्पना को तदनुसार परिवर्तित करिए। पांचवा है उपरोक्त चरण तीसरा और चौथा को तब तक दोहराइए जब तक सिद्धांत और प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों में पूरी सहमति न हो जाए। तार्किक प्रत्यक्षवादियों का विचार था कि किसी सिद्धांत के वैज्ञानिक होने की कसौटी यह है कि उसे कभी भी किसी के द्वारा जांचा जा सके, लेकिन कार्ल पॉपर का विचार था कि यह सोच गलत है। कार्ल पॉपर का कहना था कि कोई सिद्धांत तब तक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है जब तक उस सिद्धांत को किसी भी एक तरीके से गलत सिद्ध किया जा सके। किसी वैज्ञानिक सिद्धांत या वैज्ञानिक परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसे असत्य सिद्ध करने की गुंजाइश होनी चाहिए, जबकि मजहबी मान्यताएं ऐसी होती हैं जिन्हें असत्य सिद्ध करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए, जो जीसस के बताए मार्ग पर चलेंगे केवल वे ही स्वर्ग जाएंगे, इसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। अरब दार्शनिकों ने चीन और भारत के वैज्ञानिक और गणितीय साहित्य का अध्ययन और अनुवाद किया था। भारतीय गणित को और खासकर स्थानीय मान आधारित संख्या पद्धति को उन्होंने अपनाया था। चीन के कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार जैसे बारूद, छापाखाना और चुंबक को भी उन्होंने अपनाया। अरब विचारकों ने चीनी और भारतीय खगोलशास्त्रियों द्वारा की गई तारों, ग्रहों आदि के चलन की गणना को आगे बढ़ाया। उनके द्वारा रचे ग्रंथ विभिन्न तरीकों से यूरोप के वैज्ञानिकों तक पहुँचे। इस तरह अरबी वैज्ञानिकों ने भारतीय और चीनी विज्ञान को यूरोप तक पहुँचाने का काम किया। जब यूरोप में प्राचीन यूनानी और लैटिन साहित्य का अध्ययन फिर से प्रारंभ हुआ तो उन्होंने यूनान के वैज्ञानिक साहित्य के अध्ययन के साथ अरब ग्रंथों का भी अध्ययन किया। इन्हीं दिनों यूरोप के नाविक भारत और चीन पहुंचने के नए समुद्री मार्ग खोज रहे थे। इसके लिए समुद्र में दूर तक यात्रा करने की जरूरत थी। समुद्र में तारों व ग्रहों की स्थिति के अवलोकन से ही यात्रा की जा सकती थी। समुद्र में रास्ता निर्धारित करने के लिए चुंबकीय दिक्सूचकों का भी उपयोग किए जाने लगा। जब यूरोप में प्राचीन यूनानी और लैटिन साहित्य का अध्ययन फिर से प्रारंभ हुआ तो उन्होंने यूनान के वैज्ञानिक साहित्य के अध्ययन के साथ अरब ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उन्हीं दिनों यूरोप के नाविक भारत और चीन पहुंचने के नए समुद्र मार्ग खोज रहे थे। इसके लिए समुद्र से दूर तक यात्रा करने की जरूरत थी। समुद्र में तारों व ग्रहों की स्थिति के अवलोकन से ही यात्रा की जा सकती थी। समुद्र में रास्ता निर्धारित करने के लिए चुंबकीय दिक्सूचकों का भी उपयोग किया जाने लगा। उन्हीं दिनों समुद्र में दूर तक देखने के लिए दूरबीन का आविष्कार हुआ। दूरबीन कांच के लेंस से बनाई जाती थी।
चुंबक दिक्सूचक यंत्र। दिक्सूचक कंपास या कुतुबनुमा दिशा का ज्ञान कराता है। चुंबकीय दिक्सूचक उत्तरी ध्रुव की दिशा की ओर संकेत करता है। सबसे पहले दिक्सूचक का आविष्कार चीन के हान राजवंश ने किया था। यह एक बड़ी चंपत जैसी चुंबकीय वस्तु थी जो कांसे की तस्तरी पर मैग्नेटाइट अयस्क को बिठाकर बनाई गई थी। दूरबीन का आविष्कार यूरोप के महान वैज्ञानिक गैलीली ने किया। इसे समुद्र मार्ग में रास्ता तय करने में और चांद तारों की स्थिति बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसी तरह उन दिनों युद्ध में तोपों का बहुत उपयोग होता था। तोप चलाने वालों के लिए यह जानना जरूरी था कि तोप को किस कोण से दागने पर गोला कितनी दूर जाकर गिरेगा। गोले के वजन, तोप के व्यास आदि का भी अध्ययन जरूरी था। तोप वह हथियार है जो किसी भारी गोले को बहुत दूर तक प्रक्षिप्त कर या छोड़ सकती है। ये प्रायः बारूद या किसी विस्फोटक के द्वारा उत्पन्न गैसीय दाब के बल से गोले को दागते हैं। आधुनिक युग में तोप का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। इसके स्थान मोर्टार, होविट्जर आदि का प्रयोग किया जाता है। तोपें अपनी क्षमता, परास, चलनीयता, दागने की गति, दागने का कोण एवं दागने की शक्ति आदि के आधार पर अनेक प्रकार की होती हैं। इन सब का वास्तविक वैज्ञानिक अध्ययन से था। अतः व्यापारियों व राजाओं की विशेष रुचि वैज्ञानिक खोजों में बनी। मध्यकालीन यूरोप में कुछ वैज्ञानिक हुए, जैसे इंग्लैंड में 12वीं सदी में रोजन बेकन, जिसने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकालने पर जोर दिया था। रोजन बेकन 1244 जन्म, मृत्यु 1294। उन दिनों किसी भी प्रश्न का उत्तर आभास या अनुमान के आधार पर दिया जाता था। प्रयोग करके वास्तविकता के अवलोकन से निष्कर्ष निकालने की प्रथा नहीं थी। धीरे धीरे बेकन के आग्रह पर कई लोग आगे बढ़े। रोजन बेकर का प्रयोग। रोजन बेकर शोध करते हुए खगोल शास्त्र एक और महत्वपूर्ण अध्ययन का क्षेत्र था। मध्यकालीन विद्वानों का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी तारे, सूर्य, चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यह धारणा मूलतः प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु की दी हुई थी। साथ में यह भी माना गया था कि पृथ्वी सपाट है। कई मध्यकालीन खगोलशास्त्रियों ने आसमान में ग्रहों की चाल का अवलोकन किया और पाया कि इन सिद्धांतों में कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि ग्रहों की चाल इन धारणाओं के अनुरूप नहीं थी। खगोल शास्त्र में ग्रह, ग्रहण, उपग्रह, उल्का, तारा आदि का अध्ययन किया जाता था। इनमें से प्रमुख था पोलैंड देश का निकोलस कोपरनिकस, जन्म सन 1473, मृत्यु सन 1543। कोपरनिकस ने अपने जीवन के अंत में एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उसने कहा कि ऐसी ढेर सारी समस्याओं का निदान हो सकता है यदि हम यह माने कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और पृथ्वी से सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस सूर्य के निकट ही ब्रह्मांड का केंद्र है कहा था।
कोपरनिकस के विचार उन दिनों काफ़ी क्रांतिकारी थे। लोग यह जानने के लिए तैयार नहीं थे कि पृथ्वी जो हमें स्थिर लगती है वह वास्तव में सूर्य की परिक्रमा करती है। चर्च के अनुसार ईश्वर ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में बनाया था ताकि मनुष्य उस केंद्र में रहे। इस कारण चर्च ने भी इन विचारों का विरोध किया, लेकिन फिर भी कई लोग इन विचारों को जांचने के लिए आसमान में तारों व ग्रहों की चाल का बारीकी से अध्ययन करने लगे। इनमें से प्रमुख था टाइको ब्राह्मे, जिसने डेनमार्क देश में एक वेधशाला स्थापित की थी। वहाँ नए वैज्ञानिक तरीकों से अवलोकन करके ग्रहों की चाल की गणना की जाती थी। टाइको ब्राह्मे का जन्म 1546 में हुआ और मृत्यु 1601 में। इन गणनाओं का गहन अध्ययन एक और खगोलशास्त्री जॉन्स केपलर, जन्म सन 1571 मृत्यु सन 1630 ने किया और पाया कि इसे समझने के लिए यह मानना ही होगा कि सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी से सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, जैसा कि कोपरनिकस ने कहा था। लेकिन कोपरनिकस ने माना था कि ग्रह एक गोलाकार पथ में परिक्रमा करते हैं, जबकि केपलर की गणनाओं के अनुसार वे गोलाकार पथ में नहीं बल्कि अंडाकार पथ में घूमते हैं। केपलर ने यह स्थापित किया कि भौतिक जगत के बारे में हम केवल विश्वासों, धर्मग्रंथों व मान्यताओं के आधार पर नहीं बल्कि बारीक अवलोकन और गणना से समझ सकते हैं। उस महान वैज्ञानिक केपलर के नाम से ग्रहों का भी नाम दिया गया, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं। इसी बात को इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो, जन्म सन 1564 मृत्यु सन 1642 ने आगे बढ़ाया। गैलीलियो की विशेषता यह थी कि उसने कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे और उनके उत्तर जानने के लिए प्रयोग किए और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले। उसने बारीक मापन और गणना को अत्यधिक महत्व दिया। यही सब आधुनिक विज्ञान के मूल सिद्धांत बने। गैलीलियो ने नाविकों के एक नए आविष्कार टेलीस्कोप का उपयोग ग्रहों को देखने के लिए किया। उसने पाया कि बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों के चारों ओर कई चंद्रमा परिक्रमा करते हैं। पर सवाल था कि ये ग्रह या चंद्रमा कैसे घूमते हैं, उन्हें धक्का कौन देता है। यह समझने के लिए चीज़ें क्यों चलती हैं या रुकती हैं, उसने कई प्रयोग किए, जैसे भारी और हल्की चीज़ों को ऊंचाई से गिरा कर देखा कि क्या उनके गिरने के समय में कोई फ़र्क है या वे एक साथ गिरती हैं। किसी चीज़ को धागे पर लटका कर हिला कर देखना, गेंद को लुढ़का कर देखना कि किस कोण में और कैसे फर्श पर वे सबसे अधिक लुढ़कती हैं। इन सब के आधार पर गैलीलियो ने कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत को सही पाया और उसने इस बात को एक पुस्तक में प्रकाशित किया। पृथ्वी की जगह सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखना चर्च को पसंद नहीं आया और गैलीलियो की पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया और उस पर दबाव डाला गया कि वह अपने कथनों को वापस ले। गैलीलियो ने इस शर्त को स्वीकार तो कर लिया, किंतु अपने प्रयोगों को गोपनीय तरीकों से जारी रखा और इन देशों में प्रकाशित किया जहां तोप की सत्ता खत्म हो गई थी। गैलीलियो के विरुद्ध यह मुकदमा विश्व इतिहास में धर्मांधता और विज्ञान की मुठभेड़ के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें धार्मिक अतिवाद ने वैज्ञानिक खोज में रुकावट डालने का प्रयास किया। इसे सत्ता या निजी स्वार्थ बनाम मनुष्य की खोजी प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है। केपलर और गैलीलियो की खोजों के आधार पर अंग्रेजी वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन, जन्म सन 1642 मृत्यु सन 1727 ने गुरुत्वाकर्षण और खगोलीय पिंडों की गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया।
न्यूटन के काम से एक नया युग प्रारंभ हुआ जिसमें विज्ञान को शीर्ष स्थान मिला। सर आइजन न्यूटन एक वैज्ञानिक एवं संत, महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस तरह पूर्व आधुनिक काल में धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त होकर नए विज्ञान की शुरुआत हुई। इस नए विज्ञान ने केवल पूर्व मान्यताओं पर आधारित न होकर प्रयोग और गणितीय प्रमाण को अपना आधार बनाया। रेनेसां युग की शुरुआत में यह माना गया था कि ज्ञान विज्ञान के बारे में अरस्तु के विचार और तरीके ही प्रमाणित हैं। महान विद्वान अरस्तु। अरस्तु के विचार। श्रेष्ठ व्यक्ति वही बन सकता है जो दुख और चुनौतियों को ईश्वर की आज्ञा मानकर उसे स्वीकार करके आगे बढ़ता है। महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु। अरस्तु के विचार और तरीके ही प्रमाणित हैं, लेकिन वैज्ञानिक क्रांति के चलते यह स्थापित हो गया था कि अरस्तु के कई मूल सिद्धांत और अध्ययन के तरीके गलत हैं, क्योंकि वे धार्मिक हैं और वैज्ञानिक युग का आरंभ हो गया था। समुद्री यात्राएं और खगोलीय खोज। जिस समय कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक अपनी खोज में लगे हुए थे, उसी समय यूरोप के नाविक दूर दराज के महाद्वीपों तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते खोज रहे थे। इन दिनों लोग किनारे किनारे तो समुद्र में यात्रा करते थे, लेकिन गहरे समुद्र में कम ही यात्रा करते थे। इनका मुख्य कारण था समुद्र का कोई नक्शा न होना जिसकी मदद से रास्ता पता कर सके। इस कारण समुद्र में यात्रा करने के लिए एक ही उपाय था, तारों व ग्रहों का अवलोकन और उनकी मदद से पृथ्वी पर अपनी स्थिति पता लगाना और रास्ता निर्धारित करना। समुद्री यात्रा करने वाले नाविक धन की खोज में निकलते थे। कई नाविक इस उद्देश्य से निकलते थे कि नए देशों में ईसाई धर्म को फैलाएंगे और इससे उन्हें श्रेय और पुण्य मिलेगा। तत्कालीन राजाओं ने भी नाविकों की सहायता की ताकि समुद्र में दूर तक यात्रा करके नए देश, खासकर भारत और चीन तक पहुंचने के नए रास्ते खोज सके। इन नाविकों का अनुमान था कि अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत पहुंचा जा सकता है। यदि दुनिया चपटी न होकर गेंद की तरह गोल है, तो पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए पश्चिमी समुद्री मार्ग से भी यात्रा की जा सकती है, अर्थात अटलांटिक महासागर को पार करके चीन के पूर्वी भागों में पहुंचा जा सकता है। भारत का खोज करने वाला नाविक वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का नाम इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे। वास्को डी गामा के पिता पुर्तगाल के राजा के यहाँ नाइट थे। नाइट वो लोग होते हैं जो राजा की सेवा में रहते थे और कर वसूलते थे। बदले में राजा उन्हें वेतन दिया करता था। उनके पिता भी नाविक खोज में बहुत दिग्गज थे और आगे चलकर वास्को ने भी अपने पिता के व्यवसाय को अपना लिया। वहाँ के राजा को भारत के मसालों में व्यापार को बढ़ाना था, क्योंकि भारत के मसाले यूरोप में बहुत लोकप्रिय थे। पहले मसालों का व्यापार रोड के जरिए होता था, जिसमें अत्यधिक समस्या होती थी और राजनीतिक समस्याएं भी बहुत बड़ा कारण थी, जिसकी वजह से समुद्री खोज बहुत जरूरी बन गया। वहाँ के राजा के आदेश से वास्को डी गामा 4 जहाज़ों के साथ अफ्रीका महाद्वीप होते हुए केप ऑफ गुड होप होते हुए 20 मई 1958 को केरल के एक क्षेत्र कालीकट पहुँचे और इस तरह से हवाओं के रुख को देखकर वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के समुद्री रास्तों की खोज की और इतिहास में अपना नाम बनाया। आगे चलकर इसी समुद्र तटों के जरिए अंग्रेज आए और भारत पर अपना कब्जा जमाया। इससे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस सन 1492 में अटलांटिक महासागर पार करके मध्य अमेरिका के द्वीप समूह पर पहुंचा था।
कोलंबस को यह पता नहीं था कि वह एक नए महाद्वीप पर पहुंचा था। वह यही सोचता रहा कि यह भारत का कोई हिस्सा है और इसे वह इंडीज़ और वहाँ के निवासियों को इंडियन मानता रहा। बाद में एक पुर्तगाली नाविक अमेरिगो वेसुविकी ने यह स्थापित किया कि यह एक नया महाद्वीप है। इसी के नाम से इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। उस खोजी का नाम था अमेरिगो वेसुविकी। समुद्री मार्ग की खोज। ये है महान नाविक समुद्री मार्ग खोजकर्ता अमेरिगो वेसुविकी, जिन्होंने अमेरिका की खोज की और इन्हीं के नाम पर उस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। ये है अमेरिगो वेसुविकी। इसके कुछ वर्ष बाद एक और नाविक फर्डिनेंड मैगलन ने तय किया कि वह जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर यह सिद्ध करेगा कि पृथ्वी गोलाकार है। वह इस यात्रा को पूरी नहीं कर पाया और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके अन्य यात्रियों ने यात्रा पूरी की। ये हैं फर्डिनेंड मैगलन, जो समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया के चक्कर लगाने के लिए निकला था। केरल के गणितज्ञ 14वीं से 16वीं सदी। भारत के केरल प्रांत में 14वीं से 16वीं सदी के बीच गणितज्ञों की एक विशिष्ट परंपरा थी। इस परंपरा के प्रमुख गणितज्ञ माधवन, नीलकंठ, सोमयाजी, परमेश्वर, नारायण भट्ट जी आदि थे। इन गणितज्ञों ने खगोल शास्त्र और गणित से संबंधित कई नई खोज की। इनकी प्रमुख खोजों में कैलकुलस के प्रारंभिक सिद्धांत सम्मिलित थे, जिन्हें बाद में आइजैक न्यूटन ने फिर से यूरोप में खोजा और उसने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को स्थापित करने के लिए इनका उपयोग किया। लेकिन किन्हीं कारणों से केरल के इन गणितज्ञों का काम आगे बढ़ नहीं सका और उनकी खोजों का प्रसार हो पाया। इस प्रकार से भारत में वैज्ञानिकों का जो दौर था वह कमज़ोर पड़ गया। मध्यकाल के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट, महान गणितज्ञ एवं खगोलविद। जीरो के आविष्कारक आर्यभट्ट थे, अर्थात जीरो भारत के वैज्ञानिकों की देन है। इस तरह आधुनिक काल जिसमें हम रहते हैं, इसकी कई पहचान हो सकती है, जिसमें आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, विचार और संस्कृति, राजनीतिक और वैज्ञानिक